किंग माने गए, जो भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किंग माने गए हैं कनिष्क। कनिष्क के बारे में कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि कनिष्क जब किंग बने तो उन्होंने एक कैलेंडर स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं शक संवत। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में इससे पहले भी एक बार हम लोगों ने एक कैलेंडर इशू किया था, जिसका नाम था हमारा विक्रम संवत। हमने इससे पहले विक्रम संवत के बारे में पढ़ा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। विक्रम संवत हमारा 57 बीसी का था। 57 बीसी भारत के किसी लोकल रूलर ने शकों को डिफीट दी थी और उन्होंने एक कैलेंडर इशू किया था जिसका नाम था विक्रम संवत। फिर यहाँ पर कनिष्क ने एक कैलेंडर चलाया, एक पंचांग जिसे हम कहते हैं, जिसे उन्होंने स्टार्ट किया था। ये था हमारा शक संवत 78 एडी, 78 ईस्वी सन में ये कैलेंडर डेट के अकॉर्डिंग ये 78 ईस्वी सन में ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। जब उनका कोरोनेशन हुआ था उसी के आसपास उन्होंने ये कैलेंडर इशू किया था। इसके अलावा कनिष्क के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर में कुंडलवन में। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक बार, जब हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, जब हम लोग बुद्धिज्म को डिस्कस कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में 4 कॉन्फ्रेंस हुई है, बौद्ध संगीति हुई है, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस हमारी कनिष्क के समय में हुई, फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कश्मीर में कुंडलवन में। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था इसी कॉन्फ्रेंस में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे एंड वाइस चेयरमैन कौन थे। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली थी, इसको फिर से दोबारा डिस्कस करने की नीड नहीं है। जो भी है हमें याद रखना है, कनिष्क के समय में फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस कश्मीर के कुंडलवन में हुई और इसी समय बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हीनयान एंड महायान। कनिष्क के बारे में और भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कनिष्क एक कल्चरल पर्सनालिटी भी थे, एक अच्छे योद्धा भी थे, एक अच्छे किंग भी थे और एक अच्छे कल्चरल पर्सनालिटी, सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था उनका। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कई बार आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक इंपॉर्टेंट रूट है जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट जो सिंपल है, एक छोटी सी चीज हमें समझनी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस समय यूरोप में एक डायनेस्टी डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं रोमन डायनेस्टी। रोमन डायनेस्टी कुछ बहुत रिच थी और कुछ लग्जरियस आइटम वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से इंपोर्ट करती थी। कुछ विलासिता वस्तुएं दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से आयातित करती थी, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट जो गुड है वो था सिल्क, रेशम। और इस सिल्क को जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता था वो था चाइना से। ये जो रूट होती थी वो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इसके बारे में। चाइना से सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया होते हुए ये रूट कई पार्ट में ये रूट डिवाइडेड थी। हम इसके बारे में अलग से भी लेटर मॉरियन के इकोनॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है, कनिष्क की जो डायनेस्टी थी उसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा था और उसके राज्य से सिल्क रूट भी गुजरती थी। सिल्क रूट का एक हिस्सा उसके राज्य से होकर भी गुजरता था। मतलब कनिष्क की डायनेस्टी को अगर हम देखें तो नॉर्थ में उसकी डायनेस्टी जो थी वो तिब्बत का एरिया, थोड़ा सा सेंट्रल एशिया का पार्ट हम कह सकते हैं, वहां तक उसकी डायनेस्टी का एक्सपेंशन था। इसलिए सिल्क रूट का कुछ हिस्सा कनिष्क के राज्य से होकर गुजरता था, जिससे कनिष्क को बड़ी मात्रा में इनकम होती थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कनिष्क के बारे में। सिल्क रूट के कुछ पार्ट पर उनका कंट्रोल था जहां से उनको बहुत ज्यादा इनकम होती थी। कनिष्क की डायनेस्टी की बात करें तो हम नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया का हिस्सा, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया का हिस्सा और भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत के अंदर आप कह सकते हो कि पूरब में उन्होंने पाटलिपुत्रा तक अटैक किया था। पाटलिपुत्रा
तक एक बार वो आए थे, और साउथ की बात हम करते हैं तो विंध्य माउंटेन तक उनकी डायनेस्टी का एक्सपेंशन, विंध्य माउंटेन का थोड़ा सा हिस्सा। तो ये बड़ी सी डायनेस्टी थी कनिष्क की। वेस्ट एशिया का कुछ हिस्सा, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का कुछ हिस्सा, पूरब में पाटलिपुत्र तक, और दक्षिण में विंध्य माउंटेन तक का हिस्सा। तो एक बड़ी डायनेस्टी उन्होंने स्टैब्लिश करी कनिष्क ने। इसके अलावा कनिष्क के बारे में हमें कुछ और बातें इंपोर्टेंट समझनी है। कनिष्क की कोर्ट में कुछ इंपोर्टेंट स्कॉलर्स भी रहते थे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कुछ महत्वपूर्ण पर्सन कनिष्क की कोर्ट में रहते थे। ऐसे कुछ बहुत इंपोर्टेंट हैं। पहला पर्सन है अश्वघोष ना। अश्वघोष के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है अश्वघोष से रिलेटेड। कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पे अटैक किया, कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र से पे अटैक किया, तो पाटलिपुत्र से एक स्कॉलर को वो अपने साथ ले गए। कनिष्क हैड टेकन विद हिम फ्रॉम पाटलिपुत्रा। कनिष्क हैड टेकन विद हिम फ्रॉम पाटलिपुत्रा, मतलब कनिष्क जब पाटलिपुत्र तक आए थे तो वहां से वो एक विद्वान को ले गए जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एक बौद्ध विद्वान थे, और उन्होंने, अश्वघोष ने कुछ बुक भी लिखी है, जैसे बुद्ध चरित, बुद्ध चरित एंड सौंदरानंद। मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोग स्पेलिंग सही से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, बुद्ध चरित, BUDDHACHARITA, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित को आप भगवान बुद्ध की बायोग्राफी भी कह सकते हो, रिटन बाय अश्वघोष। हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कनिष्क। कनिष्क की कोर्ट के कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान, कुछ इंपोर्टेंट पर्सन जो कनिष्क की राज्यसभा में रहते थे, उनमें पहला नाम जो हमने डिस्कस किया वो है अश्वघोष। अश्वघोष एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, बौद्ध विद्वान हैं, एंड इनको पाटलिपुत्र से कनिष्क लेके आए थे। इन्होंने दो इंपोर्टेंट बुक लिखी है। पहली बुक है बुद्ध चरित, जो बुद्ध की बायोग्राफी है, बुद्ध की जीवनी है, और दूसरी है सौंदरानंद, SAUNDARANANDA, सौंदरानंद, बुद्ध चरित एंड सौंदरानंद। इसके बाद दूसरे जो हमारे इंपोर्टेंट पर्सन है उनका नाम है पार्श्व, PARSHVA, पार्श्व। पार्श्व, पार्श्व के बारे में भी एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कनिष्क ने किसकी एडवाइस पे फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, तो वो पर्सन थे पार्श्व। तो आप यहां पर लिख सकते हो, ड्यू टू हिज एडवाइस कनिष्का कॉल्ड द फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस। इनकी सलाह पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ड्यू टू हिज एडवाइस कनिष्का कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। इनकी सलाह पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट पर्सन है उनका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र के बारे में, किसकी एडवाइस पर करा था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? पार्श्व, पार्श्व, PARSHVA, पार्श्व की एडवाइस पे। ठीक है। नेक्स्ट जो
स्कॉलर हैं, उनका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर। वसुमित्र, वसुमित्र के बारे में हमें एक चीज यहाँ पर ऐड करना है कि वसुमित्र ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है महाविभाष, MAHAVIBHASHA, महाविभाष, वसुमित्र। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सन जो थे हमारे, उनका नाम है चरक, CHARAK, एक फिजिशियन थे, आप इन्हें डॉक्टर कह सकते हो। ये चरक के, ये जो थे वो कनिष्क के रॉयल डॉक्टर थे, राजकीय वैद्य थे। चरक वॉज द रॉयल वैद्य ऑफ कनिष्क। चरक ने एक बुक लिखी है चरक संहिता, ऑथर ऑफ चरक संहिता। सर वसुमित्र वाली बात एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। वसुमित्र के बारे में मैंने ये कहा कि वसुमित्र ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है महाविभाष, MAHAVIBHASHA, महाविभाष। वसुमित्र ने महाविभाष एक बुक लिखी है। नेक्स्ट वन हमारे हैं चरक। चरक, जिसके बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि चरक एक फिजिशियन है, एक सर डॉक्टर है, जो कनिष्क के राजकीय डॉक्टर कह सकते हो आप, रॉयल डॉक्टर कह सकते हो आप इन्हें। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। नेक्स्ट जो पर्सन है उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन शायद आप लिख सकते हो स्पेलिंग, NAGARGUNA, NAGARJUNA, नागार्जुन। नागार्जुन भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है, एक बौद्ध विद्वान है। और ध्यान रखना है हमें, कुछ हम लोगों ने पहले भी एक दो बार, मैं इस तरह के वर्ड डिस्कस कर लेता हूं कई बार, कि कुछ बेवकूफ से जो लोग होते हैं वो हमारे किसी ऑथर को किसी यूरोपियन पर्सनालिटी से कंपेयर कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले भी ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर जो नागार्जुन थे उन्हें भी आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत का आइंस्टाइन। नाम तो आपने आइंस्टाइन का सुना ही होगा। और कई बार इन्हें मार्टिन लूथर से भी, मार्टिन लूथर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो कई बार इन्हें मार्टिन लूथर से भी कंपेयर किया जाता है। खैर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं। अब तो नागार्जुन को हम आइंस्टाइन ऑफ इंडिया या मार्टिन लूथर से कंपेयर करते हैं। नागार्जुन के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें उन्होंने जीरो को एक्सप्लेन किया है। जीरो को उन्होंने, उसमें जीरो के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है भारत में। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो की डिस्कवरी किसने की, किसने ढूंढा। तो ये बहुत डिस्प्यूटेड टर्म है, जीरो किसने ढूंढा है। लेकिन नागार्जुन की एक बुक है जिसकी स्पेलिंग मैं बता रहा हूं, आप एक बार लिख सकते हो उसे। प्रजा, PRAJAPARIMITRASUTRA, प्रजापरिमित्र सूत्र, प्रजापरिमित्र सूत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कनिष्क की कोर्ट में रहते थे, और इन्होंने कनिष्क की कोर्ट को बहुत रिच किया, समृद्ध बनाया। मतलब समृद्ध का मतलब है कल्चर के फील्ड में। ऐसा नहीं है कि आप, हम ये समझ लेंगे कि उन्होंने बहुत पैसे कमा के कनिष्क को दिए हैं, ये नहीं समझना है। उन्होंने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कनिष्क के राज्य को या कनिष्क की सभा को बहुत सुशोभित किया है, रिच किया है।
ये कुछ इंपोर्टेंट पर्सन है कनिष्क के कुट में। इसके बारे में, कनिष्क के बारे में कुछ और इससे अतिरिक्त भी कुछ और बातें हैं कनिष्क के बारे में। जैसे कनिष्क ने कश्मीर में एक नई सिटी भी स्टैब्लिश करी थी जिसे हम कहते हैं कनिष्कपुर। कनिष्कपुर, कनिष्क established a new city कनिष्कपुर इन कश्मीर। कनिष्कपुर, कश्मीर में उन्होंने एक शहर स्थापित किया जिसे हम कहते हैं कनिष्कपुर। इसके अलावा कनिष्क के बारे में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क वो पहले व्यक्ति थे जिनके समय में क्वाइन पर बुद्ध की पिक्चर बनाई गई। कनिष्क फर्स्टली हैड engraved the picture of Buddha on coins. Kanishk firstly had engraved the picture of Buddha on coin. कनिष्क वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिक्कों पर बुद्ध की आकृति बनाई। बुद्ध की आकृति बनाई। नेक्स्ट वन, आपको ये भी पता होगा कनिष्क जो थे वो महायान सेक्ट के फॉलोअर थे। बौद्ध धर्म की दो शाखा थी, हीनयान और महायान। तो कनिष्क थे वो महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के फॉलोअर थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के फॉलोअर थे। इसके अलावा एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। हमें कनिष्क की एक मूर्ति, एक स्कल्पचर, हमें कनिष्क की एक मूर्ति मथुरा से मिली है। मथुरा से कनिष्क की एक स्कल्पचर मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसमें सर नहीं है। ध्यान रखना है कि वो सर नहीं है और बाकी पूरी बॉडी है उसकी में सर नहीं है, बाकी पूरी बॉडी है उसकी। ये मूर्ति हमें मथुरा से मिली है। एंड इसमें कनिष्क की एक टाइटल भी हमें मिली है जिसमें उसने अपने आप को देवपुत्र की टाइटल दी है। कनिष्क गॉट देवपुत्र टाइटल, देवपुत्र। कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में समझना है, प्रशासन में समझना है कि देवपुत्र का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब क्यों यहाँ पर देवपुत्र की टाइटल या इस तरह की टाइटल राजाओं ने ली है। इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करेंगे। तो कनिष्क ने देवपुत्र की टाइटल ली है। इसके अलावा कनिष्क ने जो कई सारे कॉइन्स इशू किए हैं, जिसमें आपको ये पता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि भारत में अलग अलग समय में जो कॉइन्स इशू किए गए हैं उसमें सबसे प्योर जो गोल्ड कॉइन है वो कनिष्क के हैं। सबसे प्योर गोल्ड कॉइन कनिष्क के हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध का मतलब आपको पता है कि गोल्ड कॉइन में प्यूरिटीज और इम्प्यूरिटीज, शुद्धि और अशुद्धि का एक रेशियो होता है। इस तरह की चीजें जो होती हैं उसमें प्यूरिटीज और इम्प्यूरिटीज का एक रेशियो होता है। तो अगर आप कनिष्क की बात करते हो तो कनिष्क के जो गोल्ड कॉइन हैं वो भारत में जितने भी गोल्ड कॉइन इशू किए गए हैं उसमें सबसे प्योर गोल्ड कॉइन है। मतलब कि उसमें इम्प्यूरिटीज बहुत कम है, अशुद्धि बहुत ही कम है। इसके अलावा कनिष्क के कुछ ऐसे भी कॉइन्स हैं जिस पर उसकी पिक्चर बनी हुई है। कनिष्क की पिक्चर इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है कनिष्क के बारे में, जैसे कि कनिष्क की डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे कि जब उसकी डायनेस्टी ने जो सिल्क रूट पर कंट्रोल करने की कोशिश करी तो चाइना के साथ उसके कुछ कन्फ्लिक्ट भी हुए थे, चीन के साथ उसके कुछ संघर्ष भी हुए थे। और ऐसा माना गया है कि कनिष्क की डायनेस्टी, कनिष्क का जो रेन था, उसका जो टाइम पीरियड था उसमें लास्ट पीरियड में कनिष्क डिफीटेड बाय चाइनीज आर्मी, कनिष्क की पराजय हुई थी। लेकिन ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है इसमें, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसी चीजों को पढ़ते हुए थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है।
कनिष्क, कन्फ्लिक्ट, ये ध्यान रखना है, कन्फ्लिक्ट हुई थी, अब हार हुई थी या जीत हुई थी ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, बस हमें ये ध्यान रखना है कनिष्क का डिस्प्यूट हुआ था चाइना से के साथ, और डिस्प्यूट का जो रीजन था वो रीजन था सिल्क रूट पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सिल्क रूट से बहुत इनकम होती थी, तो आप कह सकते हो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण था वो रूट। आज भी आप लोगों ने पढ़ा है कि चाइना के साथ कुछ हमारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, चाइना ऐसे रोड डेवलप करने की बात कर रहा है सिल्क रूट के की तरह, तो उस चाइना के साथ एक कन्फ्लिक्ट हमारा हुआ था जिसमें रीजन जो था वो था सिल्क रूट पे कंट्रोल करना। ये कुछ छोटी मोटी बहुत इंपोर्टेंट बातें थी कनिष्क के बारे में। फिर कनिष्क की डेथ के बाद इस डायनेस्टी का धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज वसुमित्र, Sir, सॉरी at that वसुदेव। time, he was ruling in China. हाँ जी, At the time of Kanishka, which dynasty is controlling the Silk Route through China? थ्रू चाइना नहीं, थ्रू चाइना जैसी कोई चीज नहीं है। आप ऐसे देखो, एक मैप अगर आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करो तो आप ऐसे देखो कि भारत के ऊपर अगर हम देखते हैं, भारत के ऊपर अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो तिब्बत का एरिया है, और उस समय जो तिब्बत का एरिया था वो अभी से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो चाइना पूरी तरह से ईस्ट में है, चाइना पूरी तरह से ईस्ट में है, एंड उसके बाद हमारा आप कह सकते हो तिब्बत का रीजन आ जाएगा, फिर हमारा सेंट्रल एशिया का रीजन आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वन वेस्ट एशिया, एंड देन यूरोप। तो एक बार मैप को समझना बहुत जरूरी है। तो भारत का जो कनिष्क की जो डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी जम्मू कश्मीर का ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है, और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना, ये चाइना से बिल्कुल अलग है। ये एक रास्ता है, जैसे आप ऐसे समझते हो कि अभी अगर हम भारत से अगर हम यूरोप की तरफ जाते हैं लैंड रूट से, तो लैंड रूट से हम जाएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान ऐसे होते हुए जाएंगे, तो ये समझ लो कि आप बीच का एरिया हो गया, इन बिटवीन यूरोप एंड चाइना, सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, ये सारे पार्ट हो जाएंगे, और जिसके कुछ पार्ट पर कनिष्क का कंट्रोल था। तो सिल्क रूट जोड़ती थी रोमन एम्पायर को चाइना के साथ, और बीच का जो हिस्सा है वो हमारा तिब्बत का हिस्सा, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, वेस्ट एशिया एक्सेट्रा। तो इसके कुछ पार्ट पर कनिष्क का कंट्रोल था। इसी पर अब क्या है, चाइना अपना एक्सपेंशन वेस्ट की तरफ, चाइना हमेशा एक्सपेंशन करता रहा है, तो अपना एक्सपेंशन वेस्ट की तरफ करेंगे कि जितना ज्यादा टेरिटरी उनके पास होगी उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो जब वो वेस्ट की तरफ एक्सपेंशन करेंगे तो जो वेस्ट में जो डायनेस्टी होगी वो कनिष्क की डायनेस्टी होगी। तो इस वजह से चाइना और कनिष्क के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी सिल्क रूट पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनकी इनकम वहां से बढ़ सकती थी। ठीक है, ओके। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज वसुदेव। इस डायनेस्टी के जो अंतिम रूलर थे वो थे वसुदेव, एंड फिर इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। तो हमने देखा, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूं, लेटर मौर्यन एज में हमने इंडियन स्टेट्स को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले सुंग को, फिर हमने कनवाज को पढ़ा था, फिर हमने सातवाहनाज को पढ़ा था, एंड फिर उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे स्टेट्स के बारे में किया था। हमने फिर फॉरेन इन्वेजन के बारे में किया था। फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बाद सकाज, पार्थियंस एंड कुसानाज। हमने लास्ट कुसानों पे यहाँ पर फिनिश किया। ये था हमारा लेटर मौर्यन एज का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर मौर्यन एज। सर अब वासुदेव के बारे में बताओ। वासुदेव के बारे में कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं किया है उन्होंने, कुछ काम ठीक है करने सर, लायक हो तभी तो बताऊं। बस सिर्फ ये ठीक है ध्यान सर, रखना है कि ही वॉज द लास्ट रूलर, बस वो अंतिम शासक थे। ठीक है सर। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, लेटर मौर्यन एज का एडमिनिस्ट्रेशन, लेटर मौर्यन एज का प्रशासन। हम लोग जैसे कि हमेशा पढ़ते रहे हैं, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, फिर हम इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर, इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ 4-5 बातें जो इंपॉर्टेंट है लेटर मौर्यन एज के बारे में वो हमें समझना है।
पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अगर हम इसे मौर्यन एज से कंपेयर करते हैं, इससे पहले हमारा जो पार्ट था मौर्यन एज, मौर्यन एज में हमने देखा था कि सेंटर एक ही था, केंद्र एक ही था, राजधानी एक ही थी और वहीं से पूरे भारत को कंट्रोल किया जाता था, कि एक ही राज्य था मौर्यन साम्राज्य। यहां पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब कई सारे सेंटर हैं, कई सारे केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राज्य यहाँ पर स्टैब्लिश हुए हैं। बहुत सारे राज्य हैं, किसी की कैपिटल पाटलिपुत्रा है, किसी की कैपिटल मथुरा है, किसी की कैपिटल पेशावर है, विदिशा है, अमरावती है ना। तो ये सब अलग अलग सेंटर डेवलप हुए हैं, किसी एक जगह से पूरे भारत को रूल नहीं किया जा रहा है। सो इस सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश है। ये सब हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस कर रखा है, कौन से रीजन में कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश है उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रही है मेरी आवाज, आ रही है आप लोगों के पास? आ रही है सर। आ रही है सर, ओके आ रही है। ओके। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर कर रहे थे। अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग रीजन में स्टैब्लिश थी। तो जो अलग अलग डायनेस्टी थी उन्होंने अपना अलग अलग सिस्टम डेवलप किया। जैसे अगर ये वो इंडियन है तो इंडियन के सिस्टम जो थे वो सिमिलर थे, लेकिन जो बाहर से आने वाले थे उन्होंने अपने अलग अलग सिस्टम डेवलप किए हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो शक होते थे उन्होंने क्षत्रप एंड महाक्षत्रप की टाइटल ली थी। क्षत्रप एंड महाक्षत्रप क्या होता था, एक मिलिट्री ऑफिसर होता था, या किंग कह सकते हैं हम उन्हें। किंग भी क्षत्रप और महाक्षत्रप की टाइटल लेते थे। तो ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। क्षत्रप महाक्षत्रप की टाइटल किन्होंने ली है? शकों ने ली है एंड कुषाणों ने ली है। तो क्या है, वो बाहर से आए हुए हैं, फॉरेनर हैं, उनका अपना सिस्टम है। जब वो भारत में आए तो उन्होंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया, एक अलग प्रशासनिक पद्धति उन्होंने डेवलप करी। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि वो जो प्रशासनिक पद्धति थी वो भारतीय पद्धति के साथ मिल गई, उनका मिक्सअप हो गया। तभी भारत में मिक्स्ड कल्चर डेवलप हुई, मिक्स्ड संस्कृति, मिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होगा। तो बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनका अपना अलग सिस्टम है, जिन्होंने जिस सिस्टम को उन्होंने भारत में इंप्लीमेंट किया, जैसे क्षत्रप एंड महाक्षत्रप टाइटल टेकन बाय शकाज एंड कुशानाज। इसी तरह से आप देखोगे कि जो इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक ने एक खास तरह का सिस्टम डेवलप किया जिसमें जो मिलिट्री ऑफिसर होते थे वो एक पर्टिकुलर टाइटल लेते थे जिसे हम कहते थे स्ट्रेटगोस। स्ट्रेटगोस, STRATEGOS, STRATEGOS, स्ट्रेटगोस। तो स्ट्रेटगोस एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है। स्ट्रेटगोस, अगर ये पूछा है कि स्ट्रेटगोस क्या है, तो स्ट्रेटगोस एक मिलिट्री ऑफिसर होता है
मिलिट्री ऑफिसर की जो पोस्ट होती थी उसमें वो स्ट्रेटेगोस की टाइटल, या उन्हें स्ट्रेटेगोस कहा जाता था, एंड टेकन बाय इंडो ग्रीक्स। वो इंडो ग्रीक, नाम से ऐसा लगता है कि इसे ग्रीक है, ग्रीक वर्ड है, तो उन्होंने स्ट्रेटेगोस की टाइटल ली है। तो मतलब इंडियन जो है उन्होंने इंडियन स्टाइल डेवलप किया, जो बाहर से आए उन्होंने अपना अलग स्टाइल डेवलप किया, लेकिन फिर क्या हुआ, मिक्स्ड स्टाइल डेवलप हो गया। अब जब वो लोग भारत में रह रहे हैं, रूल कहाँ पे करना है उन्हें, भारत के कुछ पार्ट पे रूल करना है, भारत के लोगों के ऊपर रूल करना है, तो क्या हुआ, उन्होंने यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, यहाँ की पद्धति के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और उन्होंने इंडियन टाइटल्स भी अडॉप्ट करी, भारतीय उपाधि भी ली उन्होंने। जैसे हमने अभी अभी देखा कि कनिष्क ने देवपुत्र की टाइटल ली, कनिष्क ने देवपुत्र की टाइटल ली। तो मतलब क्या है, बाहर से लोग जो आए हैं पहले उन्होंने अपना सिस्टम इंप्लीमेंट किया, अपने अकॉर्डिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया उन्होंने, लेकिन जब वो यहां पर रह रहे हैं तो कुछ समय के बाद उन्होंने यहाँ के सिस्टम को भी इंप्लीमेंट किया या उसे अडॉप्ट किया। और राजाओं ने, हमने पहले पढ़ा था, जैसे कई सारे रूलर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने, जैसे कि आपने देखा था रुद्रादमन, रुद्रादमन ने संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो क्या है, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ के कल्चर को भी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी उन्होंने अडॉप्ट किया है। उसमें हमारा एक यहाँ पर देवपुत्र है, देवपुत्र। अब देवपुत्र के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक राइटर है हमारे भारत के DN झा, उनका कहना है कि ये जो देवपुत्र, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी पूछा हुआ था, ये देवपुत्र का मतलब है कि उन्होंने देवताओं से अपने आप को रिलेट किया। एक्चुअली कई बार हम लोगों ने भी डिस्कस किया हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को मनवाने में दिक्कत होती है, कोई कोई ऑर्डर्स है या कोई काम है नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया, उसे भगवान के साथ रिलेट कर दिया। तो जनता के बीच में, सब्जेक्ट के बीच में अपने आप को एक्सेप्ट कराने का एक मेथड है देवपुत्र की टाइटल ले लेना, है ना। तो जो कुषाण रूलर्स हैं उन्होंने, ध्यान रखना है, देवपुत्र की टाइटल ली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर कि क्यों ली उन्होंने देवपुत्र की टाइटल, लेने की ऐसी क्या जरूरत थी। तो लोगों के अंदर अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए एक आसान मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, जिसमें किसी लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से लोग इस बात को मान लेते हैं, हाँ, कि वो अगर टाइटल ली है, राजा है, या कुछ उसने बड़े काम भी किए हैं, कई सारे ऐसे बड़े काम भी उन्होंने किए हैं, तो कई बार उसे हम गॉड के साथ, देवताओं के साथ हम उन्हें रिलेट कर देते हैं। तो कनिष्क ने देवपुत्र की टाइटल ली है। एडमिनिस्ट्रेशन में इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें होती है लेटर मॉडर्न एज से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा हमारा पार्ट है वो है इकोनॉमी, लेटर मॉडर्न एज की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, लेटर मॉडर्न एज से रिलेटेड जो इकोनॉमी है हमारी, जो अर्थव्यवस्था है, वो बहुत एडवांस है हमारी अर्थव्यवस्था। आपको शायद याद होगा हम लोग अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ते थे। हम लोग अर्थव्यवस्था में पहला पार्ट जो हमारा होता था वो था एग्रीकल्चर, दूसरा पार्ट हमारा जो होता था वो था एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिर हमने इंडस्ट्री, और फिर हमारा है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हम उसी तरह से यहाँ पर भी डेवलप डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में पहला है एग्रीकल्चर। ध्यान रखना है हमें कि एग्रीकल्चर की बात अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर हमेशा से भारत में इंपॉर्टेंट रहे हैं, एंशिएंट पीरियड में भी, मेडिवल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में भी, और आज भी। चाहे किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को ले लो, एक पीरियड को छोड़कर ध्यान रखना है हमेशा, कौन सा पीरियड है जिसमें एग्रीकल्चर लेस इंपॉर्टेंट था। सर इंडस वैली। इंडस वैली में, ये बोलना मत कभी फिर। सर मतलब ट्रेड ज्यादा था ना। नहीं, फिर ध्यान क्या? रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं, और कोई कौन सा भारत में ऐसा पीरियड रहा है जिसमें एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस कम रहा है, आप बता सकते हो ये, कोई तो बताओ। वैदिक, वैदिक एज। कौन सा वैदिक, कौन से वैदिक एज? ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक एज में, ध्यान रखना है।
एक चीज हमेशा याद रखो, सिर्फ ऋग्वैदिक एज ही ऐसा पीरियड है जिसमें एग्रीकल्चर लेस इंपोर्टेंट, कम महत्वपूर्ण है। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि दुनिया की 3 सबसे पुरानी और आधुनिक सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो तीनों सिविलाइजेशन जो बहुत रिच थी, और उस रिचनेस के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था उसका फर्टिलिटी, उसका फर्टाइल सॉइल, उसकी उपजाऊ भी भूमि, जहां से सरप्लस बहुत ज्यादा जनरेट होता था। इन तीनों में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होंगे तो ट्रेड डेवलप नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर एग्रीकल्चर का महत्व कम होगा तो वो होगा ऋग्वैदिक एज, सिर्फ ऋग्वैदिक एज। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, थोड़ा सा सोचना है हमें, है ना। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग, है ना। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि बार बार याद करना है, सोचना है हमें, सोचेंगे तो भी हमारी चीजें डेवलप होंगी बहुत ज्यादा। तो इस पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ज्यादा हमें एग्रीकल्चर के बारे में, इस पीरियड में एग्रीकल्चर के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इनके बारे में कुछ एडिशनल ऐसी चीजें नहीं है जो हमें पढ़नी है यहाँ पर। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमें एग्रीकल्चर के बारे में समझना है, ध्यान रखना है आपको। इस समय एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन हुआ है। अगर आपसे ध्यान रखना है एग्रीकल्चर के बारे में, इस पीरियड की जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कृषि की, वो है कृषि भूमि का विस्तार। कृषि भूमि का विस्तार, एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन। क्यों हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन? तो ड्यू टू लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान की वजह से। बस हमें ध्यान रखना है, मैं देखो हमेशा कोशिश करता हूं कि हिस्ट्री में है मतलब ये नहीं है कि आपको लर्न करना है, हिस्ट्री है इसका मतलब भी है कि थोड़ा सा ये है कि अगर हम हिस्ट्री और फिजिक्स को कंपेयर कर देते हैं तो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा समझना है, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कम समझना है, लेकिन हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं हिस्ट्री को। सिर्फ हमें याद रखना है कि एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन हुआ इन लेटर मॉडर्न एज। एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ है। क्यों हुआ है? भूमि अनुदान की वजह से। इस समय जिन लोगों को भूमि अनुदान दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा लैंड ग्रांट इस पीरियड में सातवाहनों के द्वारा दिए गए। तो जब लैंड ग्रांट दी जाती थी उन्हें, जब भूमि अनुदान दिया जाता था उन्हें, तो उस भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता था जिस पर पहले एग्रीकल्चर नहीं होती थी। वो फॉरेस्ट लैंड हो सकती थी, वो पास्चर लैंड हो सकती थी, वो कोई सी भी लैंड हो सकती थी। तो इससे क्या होता था, जिन लोगों को वो लैंड ग्रांट मिलती थी वो लोग क्या करते थे, उस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करते थे। जंगल साफ करेंगे, या जो पहले खेती नहीं हुई है उस जमीन की जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, वहां पर खेती करेंगे। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन होगा, कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों होगा कृषि योग्य भूमि का विस्तार? क्योंकि जो लैंड ग्रांट दी जा रही है उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी लैंड होती है जिस पर पहले खेती नहीं हुई होती है। अब अगर एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन होगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है हमें, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है यहाँ पर, वो ये है कि एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है हमें, एग्रीकल्चरल लैंड के एक्सपेंशन के साथ साथ वे लोग जो एग्रीकल्चर करेंगे उनकी संख्या, उनके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। कैसे? मान लो ऐसे समझते हैं हम,
सोसाइटी में कुछ नए लोगों का अराइवल हो रहा है, समाज में कुछ, जैसे कि आप ऐसे समझो इसे कि मान लो कि किसी को कोई जमीन दी गई है तमिलनाडु वाले रीजन में, किसी राजा ने किसी को कोई जमीन तमिलनाडु वाले रीजन में दान में दी है। अब उस रीजन में जो लैंड है, उस लैंड पर कुछ लोग पहले से रह रहे हैं। अब वो जो लोग पहले से रह रहे हैं उनका क्या होगा, इंडियन सोसाइटी में एसिमिलेशन होगा, समामेलन होगा। ध्यान रखना है कि समाज में 100 लोग पहले से हैं, 100 पहले से हैं। अब कुछ नए लोगों के बारे में आइडिया आया कि वो जो जमीन है वहां पर कुछ नए लोग हैं, वो नए लोगों का भारतीय समाज में समामेलन होगा, एसिमिलेशन होगा। और एसिमिलेशन जब उनका होगा तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, एसिमिलेशन कहीं भी हो सकता है उनका। उनका एसिमिलेशन फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, ध्यान रखना है ब्राह्मणों में नहीं हुआ है, जिस सबसे ज्यादा जो उनका एसिमिलेशन हुआ है वो हुआ है एग्रीकल्चरल क्लास में। जो लोग खेती करने वाले हैं सबसे ज्यादा उन्हें वहीं पर सम्मिलित किया गया है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन हुआ एंड एग्रीकल्चर जो करने वाले लोग हैं, जो पीपल हैं हु आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उनकी संख्या भी बढ़ गई है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना है हमें एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और कृषि करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा, क्यों होगा ये हमने डिस्कस किया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार और कृषि करने वालों की संख्या क्यों बढ़ेगी ये भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन सरप्लस जनरेट होगा, उत्पादन अधिशेष होगा। उत्पादन और फिर उत्पादन अधिशेष। ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। ये सब इसमें से कुछ चीजें एग्जाम में पहले आई हुई हैं, कुछ चीजें एग्जाम में पहले नहीं आई हुई है। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से अगर आप समझ लेते हो, सिर्फ समझने से एग्जाम क्लियर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। हिस्ट्री को भी हमें समझना पड़ता है थोड़ा बहुत। कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा, कृषि करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। एग्रीकल्चरल सरप्लस जनरेट होगा, कृषि अधिशेष उत्पन्न होगा और यह कृषि अधिशेष अर्बनाइजेशन को प्रमोट करेगा, नगरीकरण का समर्थन करेगा। आप देखोगे कि इस समय कई सारे नगर विकसित हुए, क्योंकि हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि जो शहर में लोग रहते हैं, या आप लोगों को पता भी होगा, वो खेती नहीं करते हैं। खेती गांव में रहने वाले लोग करते हैं। तो गांव में लोग जो खेती करते हैं, रहने वाले लोग जो खेती करते हैं, वो जो अनाज उपजाएंगे वो पहले खुद खाएंगे और बचेगा तब वो बाहर भेजेंगे। और अगर उनके खाने के लिए ही नहीं है, सरप्लस ही नहीं बच रहा है, तो बाहर के लोग कैसे खाएंगे। इसलिए अर्बनाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए एग्रीकल्चरल सरप्लस का होना बहुत जरूरी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी ऐसा ही था। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस ने, कृषि अधिशेष ने अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया, नगरीकरण का समर्थन किया। तो इस समय पर कई सारी सिटीज डेवलप हुई, कई सारे नगर विकसित हुए। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट, कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमने लैंड ग्रांट से रिलेट किया, हमने इसे एग्रीकल्चर को, हमने सरप्लस को अर्बनाइजेशन से रिलेट किया। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसी सरप्लस ने ट्रेड को भी प्रमोट किया है। मतलब ट्रेड को और रीजन से भी हमने प्रमोट किया है, लेकिन सरप्लस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उसमें, अधिशेष ने। तो ये हमारा
एग्रीकल्चर है। दूसरा पार्ट हमारा है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो ये दोनों एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पशुपालन से रिलेटेड जो हमें समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं है अभी एग्जाम में, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंशन होगा, खेती करने वाले लोग ज्यादा होंगे, खेती ज्यादा होगी। जब खेती ज्यादा होगी तो अभी तो हमने ट्रैक्टर्स बनाए नहीं है, तो खेती जब ज्यादा होगी तो हमें वहां पर ज्यादा बैलों की नीड होगी, ज्यादा बैलों की जरूरत होगी। तो ज्यादा बैलों की जब खेती में जरूरत होगी तो बैलों को ज्यादा पाला जाएगा, और जब बैलों को ज्यादा पाला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो यज्ञ में जो पशुओं की बलि दी जाती है उनको कंट्रोल किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर हम आगे इसे रिलीजन से रिलेट करेंगे, इस वजह से बुद्धिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर होगा। और भी कई सारे रीजन हैं बुद्धिज्म के पॉपुलर होने के लिए, लेकिन एक ये भी रीजन है कि हमने इकोनॉमी को रिलीजन से रिलेट किया है। सॉरी, हमने इकोनॉमी को रिलीजन से रिलेट किया है। पशुपालन, पशुओं का इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस, बढ़ता हुआ महत्व। पशु में क्या है, बैल। अब बैल से हम खेती भी करते हैं और बैलों से हम ट्रांसपोर्टेशन भी होता है हमारा। बैलों को हम एग्रीकल्चर से भी रिलेट करेंगे और बैलों को हम ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में। इसलिए पशुपालन का भी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा और पशु बलि कम हो जाएगी या पशु बलि रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, क्योंकि पशु बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। हम बलि सबसे ज्यादा हम बैलों की ही देते हैं, उस समय देते थे। तो एग्रीकल्चर की तरह एनिमल हस्बेंड्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तीसरा जो पार्ट हमारा है वो है इंडस्ट्री, उद्योग। तो यहां पर एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी ने एक बार एग्जाम में पूछा भी है। जैसे एक बुक है महावस्तु, महावस्तु, उसमें एक ये आप ऐसे समझ सकते हो, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं जो ट्रेड से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। इंडस्ट्री में जो सामान बनेगा उसका हम व्यापार करेंगे, देश के अंदर हम व्यापार करेंगे और देश के बाहर हम व्यापार करेंगे। तो एक स्टेटमेंट है जो यह शो करता है कि हमारा जो इंडस्ट्री हमारी है, उस इंडस्ट्री और हमारा जो ट्रेड है, उस दोनों का इंपोर्टेंस बढ़ रहा है, उन दोनों का महत्व बढ़ रहा है। एक लाइन है जो हम लिख लेते हैं, 75 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, 75 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स इन मिलिंद पन्हों, मिलिंद पन्हों, MILINDAPANHO, मिलिंद पन्हों। 75 types of trade in Milind Panho and 36 types of trade in Mahavastu. MAHAVASTU, मतलब महावस्तु से हमें, महावस्तु एक बुक है जिससे हमें 36 प्रकार के व्यापार, 36 प्रकार की वस्तुओं के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। महावस्तु से 36 प्रकार के और मिलिंद पन्हों से 75 टाइप के। अब ये समझना है, इस लाइन को हमें थोड़ा सा समझना है। जो महावस्तु बुक है वो महावस्तु बुक अभी से पहले लिखी गई है। इस पीरियड में जो हम लेटर मॉडर्न एज की बात करते हैं उसमें हमने पढ़ा होगा, याद होगा शायद आपको, हमने एक बुक के बारे में पढ़ा है मिलिंद पन्हों। तो मिलिंद पन्हों जो बुक है वो है अभी की बुक, मतलब लेटर मॉडर्न एज की बुक है। और जो महावस्तु है वो है इससे पहले के पीरियड की बुक।
तो ये शो कर रहा है, इस लाइन से हमें एक बात पता चल रही है, वो ये है कि समय के साथ व्यापार का महत्व बढ़ गया है। समय के साथ व्यापार का महत्व बढ़ रहा है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जिन वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं उनमें से मैक्सिमम इंडस्ट्री में बनी हुई चीजें होती हैं, उद्योग में बनी हुई चीजें होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस समय की इंडस्ट्री डेवलप कंडीशन में थी। जो इस समय की इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, वो विकसित अवस्था में है। जो इस समय के उद्योग हैं वो विकसित अवस्था में है। मतलब कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों आपस में रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ डिस्कस करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि व्यापार जो हमने यहाँ पर किया है उसमें बड़े लेवल पर हमने व्यापार किया है। और व्यापार में अगर हम बात करते हैं तो व्यापार में हमारा जो यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा है व्यापार का, वो हम हमारी इंडस्ट्री में बने हुए सामानों का है। जैसे आज से अगर व्यापार से कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि जो हमारा व्यापार होता है, आपने इस तरह के टर्म्स पढ़े होंगे भारत के बारे में या दुनिया के बारे में। जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते होंगे, आप पढ़ते होंगे कि हम कोई देश जो व्यापार करता है उसमें वो क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। अगर वो एग्रीकल्चरल गुड्स, कृषि योग्य वस्तुओं को निर्यात करता है तो माना जाता है कि उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। अगर वो उद्योग में बने हुए सामान को निर्यात करता है तो माना जाता है कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है। और ये हमेशा से होता रहा है। उस समय मौर्योत्तर काल की बात अगर हम करते हैं तो भारत जो था वो उद्योग में बने हुए सामानों का सबसे ज्यादा निर्यात करता था। तो इस वजह से माना गया है कि भारत के जो उद्योग हैं वो अच्छी अवस्था में। तो इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री में किस किस चीज की इंडस्ट्री हो सकती है भारत के अंदर, तो आप देखो कि आप अपने हिसाब से अनुमान लगाओ कि क्या क्या इंडस्ट्री यहाँ पर हो सकती है। अगर सबसे फेमस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा हमेशा से रहा है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र निर्माण उद्योग। वस्त्र निर्माण उद्योग, और वस्त्र में हमने क्या किया, हमने कॉटन के तो हमारे अपने ही थे हमेशा से, इसके अलावा सिल्क के कपड़ों को हमने निर्यात किया। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, इंडस्ट्री में हमने क्या क्या बनाया है। हमने जेम्स एंड ज्वेलरीज, हमने सेमी प्रीशियस स्टोन्स, हमने आइवरी, हाथी दांत, हमने आयरन से बनी हुई चीजें, लोहे से बनी हुई चीजें। इस समय जो लोहा से रिलेटेड उद्योग है वो एक्सपर्टाइज कंडीशन में है, बिल्कुल विकसित अवस्था में है। लोहे के जो सामान हम लोगों ने बनवाए हैं इस समय, बना के जो हम लोगों ने, आइवरी। लग्जरी का मतलब हो गया विलासिता वस्तुएं। नहीं सर, आइवरी आइवरी। आइवरी हो गया हाथी दांत। हाथी को हमने क्या किया, मार दिया है ना। हमारे यहाँ तो बहुत नालायक लोग पाए जाते हैं ना, तो हमने हाथी को मार दिया, उसके दांत निकाल लिए, ठीक है सर। है ना। और उस दांत को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, हाथी दांत। ठीक है तो सर। हमने, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप कंडीशन में थी। हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करते हो तो जैसे कि क्वाइंस हमने बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे हमने क्वाइंस बनाए हैं, वो भी एक इंडस्ट्री की तरह है। मतलब कि जो भी चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट तरह की चीजें, हमने कॉपर, हमने अलग तरह से, हमने शीशे का हमने भी बहुत काम किया है यहाँ पर। तो ये अलग अलग तरह की, गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, ये सारी की सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप हुई है। तो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत अच्छी कंडीशन में थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तो हमारी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र निर्माण उद्योग। अब इंडस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। अब देखो यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि वाणिज्य और व्यापार को किस वजह से यहां पर ज्यादा प्रमोट किया गया, क्या रीजन थे जिसकी वजह से व्यापार हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किस रीजन से, रीजन क्या है इस समय। ये बात 100 फाइनल है कि इस समय हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड दो तरह के होंगे, इस समय भी हमेशा से रहे हैं ट्रेड दो तरह के, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल का मतलब हो गया कि भारत की बाउंड्री के अंदर एक जगह से जो दूसरी जगह हमने सामान पहुंचाया, वो हमारा आ गया इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। भले ही भारत के अंदर कई सारे राज्य होंगे, कहीं पर शक है, कहीं पर कुशानाज है, कहीं पर सातवाहनाज है, हमने कुछ सामान सातवाहनों के एरिया से कुषाणों के एरिया में पहुंचाया, फिर भी ये भारत का इंटरनल ट्रेड ही माना जाए। भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो हमने व्यापार किया, वो ट्रेड हमारा आंतरिक व्यापार था। ध्यान रखना है हमें कि जब हम आंतरिक व्यापार की बात करेंगे तो उसमें कुछ भी हम कर सकते हैं। उसमें हमने एग्रीकल्चरल गुड्स को भी यहां से व्यापार किया है, कृषिगत वस्तुओं का व्यापार, एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स, कृषिगत वस्तुएं और गैर कृषिगत वस्तुएं दोनों। कहीं पर भारत में गेहूं ज्यादा होते हैं, कहीं पर भारत में गेहूं कम होते हैं, जहां पर ज्यादा होते हैं वहां से हमने कम एरिया में हमने उसे शिफ्ट किया। इंटरनल ट्रेड कृषिगत वस्तुएं, और गैर कृषि वस्तुओं में उद्योग भी हो सकते हैं और सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, मसाले भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों में। तो जब हम इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे तो इंटरनल ट्रेड में हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स। और मीडियम ऑफ ट्रेड क्या आ जाएगा हमारा, हम कैसे व्यापार कैसे करते हैं, तो व्यापार हमारा रिवर रूट से और लैंड रूट से। लैंड रूट से जब हम जाएंगे तो बुलक कार्ट बैलगाड़ी, और रिवर रूट से जाएंगे तो हम नाव बोट्स। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पर ट्रेड की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं। आंतरिक व्यापार में हमने क्या एक जगह से दूसरी जगह हमने व्यापार किया, कृषिगत वस्तुएं और गैर कृषिगत वस्तुएं। और व्यापार का माध्यम क्या है हमारा, तो वो माध्यम हमारा है रिवर रूट्स एंड लैंड रूट्स, नदी मार्ग और स्थल मार्ग। अब अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं, बाह्य व्यापार की बात करते हैं, तो बाह्य व्यापार में ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड होता था, उस एक्सटर्नल ट्रेड को, पहली चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड को किस चीज ने प्रभावित किया है। यहाँ पर बाह्य व्यापार हमारा बढ़ा है इस पीरियड में बहुत ज्यादा, इंक्रीज इन एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार बढ़ा है हमारा। तो बाह्य व्यापार के बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहली चीज ये समझनी है हमें, बाह्य व्यापार के बढ़ने का कारण क्या है। पहला कारण बाह्य व्यापार के बढ़ने का है रोमन एम्पायर का उदय, राइज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का उदय, एक्चुअली यहां पर ध्यान रखना है कि जो रोमन डायनेस्टी है वो बहुत ज्यादा रिच थी, उसके पास गोल्ड बहुत ज्यादा होते थे, है ना, उसके पास गोल्ड बहुत ज्यादा होते थे। तो रिच होने की वजह से उन्होंने जो व्यापार किया है उसमें उन्होंने कई तरह की चीजों को का व्यापार किया है जो बाहर से उन्होंने मंगाया है। जैसे आप हमने अभी भी सिल्क रूट की बात करी है, या इस तरह के कई सारी चीजें। जैसे कि अगर आप ऐसे देखो तो जैसे हम इसे हम कहेंगे जो लग्जरियस आइटम, विलासिता वस्तुएं, रोमन डायनेस्टी का जो व्यापार हमारे साथ होता था वो विलासिता वस्तुओं का होता था, लग्जरियस आइटम। इसके अलावा मसाले, स्पाइसेस। तो रोमन एम्पायर का जो उदय हुआ उसकी वजह से भारत जैसे जगह से कुछ चीजों की डिमांड बढ़ गई और भारत ने उस डिमांड को फुलफिल किया। जैसे विलासिता वस्तुएं और मसाले, हमने यहां से उन्हें भेजा। अब यहां पर एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है कि
जब हम यहाँ से कोई सामान वहां पर भेज रहे हैं तो आपको पता है व्यापार का नियम कि भेजने के बाद हमें वहां से भी कुछ लाना पड़ेगा। तो वहां से लाने के लिए जब मान लो आप कुछ सामान लेके यहाँ के लोग गए वहां पर और वहां से कुछ लाने की बारी आई, तो हमने कहा जी हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज हमारे पास नहीं है, वो है गोल्ड। तो हमने क्या किया, सामान यहाँ से भेजा और वहां से हमने बदले में गोल्ड इंपोर्ट किया, सोना, गोल्ड हमने वहां से इंपोर्ट किया। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जब हम गोल्ड वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, वो सरप्लस के रूप में होगा हमारा। मतलब हमने 100 रुपए का सामान वहां पर भेजा, वो 100 रुपए हमें वहां से लाना है, हमें वहां से कुछ खास लाना नहीं होता है, तो हमने कहा कि 100 रुपए का हमें गोल्ड दे दो। गोल्ड हमने वहां से सोना मंगाया भारत में। तो जब बार बार हमने बहुत सारा सोना मंगाया होगा शायद, तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी ने पूछा भी है कि एक रोमन राइटर है जिसका नाम है प्लिनी, PLINY, प्लिनी। प्लिनी की एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लिख सकते हो। प्लिनी हैड एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ऑन इंडियन रोमन बिजनेस। भारतीय रोमन व्यापार पर प्लिनी ने बहुत दुख जताया है। प्लिनी हैड एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ऑन इंडियन रोमन बिजनेस। प्लिनी ने भारतीय रोमन व्यापार पर बहुत दुख जताया है। बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड वॉज फ्लोइंग टू इंडिया। लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड वॉज फ्लोइंग टू इंडिया। मतलब क्यों दुख जताया है, क्योंकि बड़ी मात्रा में रोमन डायनेस्टी से भारत की तरफ सोने की निकासी हो रही है। मतलब प्लिनी का कहना है ऐसे में तो सारा सोना हमारा भारत चला जाएगा, है ना, ऐसे में हमारा सारा सोना भारत चला जाएगा। तो बहुत प्लिनी को, बेचारे प्लिनी को बहुत दुख है कि उसका सारा सोना भारत जा रहा है। तो व्यापार, रोमन डायनेस्टी के राइज से क्या हुआ कि भारत जैसी जगह से कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट बढ़ गया रोमन एम्पायर की तरफ। तो इस समय के व्यापार के बढ़ने का एक रीजन था हमारा रोमन डायनेस्टी का राइज होना। दूसरा रीजन था वो था डिस्कवरी ऑफ मॉनसून, मॉनसून की खोज। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि मॉनसून एक विंड है जो साल के 6 महीने अलग डायरेक्शन से बहती है, साल के दूसरे 6 महीने में अलग डायरेक्शन से बहती है। मतलब साल के 6 महीने में उसकी डायरेक्शन जो होती है, उसकी जो दिशा होती है, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ बहती है साल के 6 महीने। और बाकी साल के 6 महीने इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस वजह से ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर नाव या जहाज चलाना ज्यादा आसान हो गया। अब जो व्यापारी होते थे वो जहाज पे ज्यादा सामान ले जा सकते थे क्योंकि उन्हें हवा के चलने का ज्ञान हो गया। डिस्कवरी ऑफ मॉनसून, मॉनसून की खोज, मॉनसून की खोज की वजह से हवा की दिशा का, हवा के चलने की दिशा का ज्ञान हो गया। हवा के चलने की दिशा के ज्ञान होने की वजह से वो अपने नाव पे, अपने बोट पे ज्यादा सामान कैरी कर सकते थे। ये दूसरा रीजन था
इस समय के व्यापार के बढ़ने का। तीसरा रीजन है इस समय के व्यापार के बढ़ने का, वो रीजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग डायनेस्टी लाइक सर मानसून कनिष्क। की खोज किसने की थी? हिप्पोलस ने। हिप्पोलस ने मानसून की डिस्कवरी करी थी। तीसरा रीजन था कनिष्क जैसे बड़े राज्यों का उदय। कनिष्क जैसे बड़े राज्यों का उदय हुआ, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। जो बड़े राज्य थे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन एस्टेब्लिश करी थी, जिसकी वजह से व्यापार, जब शांति व्यवस्था होती है ना, ऐसे आप सामान लेके यहाँ से चलो मेरठ से दिल्ली की तरफ, और रास्ते में आपको 3-4 थप्पड़ देके और सामान लेके आपका चले जाएं, तो व्यापार का डिक्लाइन हो जाता है। फिर दोबारा हम व्यापार करने से बचते हैं। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अच्छी है तो व्यापार का विकास होगा। तो इस समय जो कुछ डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, एक तो उन्होंने बड़ा राज्य स्टैब्लिश किया, और अपने राज्य के अंदर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अच्छी करी, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई अपने राज्य के अंदर, और कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छे होने की वजह से भी व्यापार का विकास हुआ। ये कुछ रीजन ऐसे थे जिनकी वजह से भारत का एक्सटर्नल ट्रेड, जो व्यापार, बाह्य व्यापार है, वो बाह्य व्यापार भारत का बढ़ता है। एक्सटर्नल ट्रेड की हम यहां बात कर रहे हैं। हमने पहले इंटरनल ट्रेड डिस्कस किया था, आंतरिक व्यापार। एक्सटर्नल ट्रेड, तो एक्सटर्नल ट्रेड हमारा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब हमने यहां से बाह्य व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने सामान यहां से क्या एक्सपोर्ट किया, एग्रीकल्चरल गुड्स को ध्यान रखना है, बाह्य व्यापार से हम रिलेट नहीं करेंगे। बाहर के देशों में जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो हमने नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स को किया है, गैर कृषिगत वस्तुओं को हमने यहां से निर्यात किया है। आप उसमें कैश क्रॉप्स को डाल सकते हो, जैसे मसाले जो होंगे वो हमारे कैश क्रॉप्स में आ जाएंगे। तो हमने लग्जरियस आइटम को यहां से एक्सपोर्ट किया, और हमने कैश क्रॉप्स जो हमारी होती थी हमने उनको यहां से एक्सपोर्ट किया है। तो इस तरह से भारत का व्यापार बढ़ रहा है। मीडियम ऑफ ट्रेड क्या है, हम व्यापार कैसे कर रहे हैं, तो दोनों तरीके से हम कर रहे हैं। ध्यान रखना है हमें, लैंड रूट से और ओशन रूट से। लैंड रूट से हम जैसे जैसे हम सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया होते हुए हम सीधा यूरोप पहुंच जाएंगे। स्थल मार्ग से व्यापार, स्थल मार्ग से व्यापार में हम कैसे जाएंगे, तो हम बुलॉक कार्ट से जाएंगे, या हम घोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा मीडियम ऑफ ट्रेड क्या है हमारा, तो लैंड रूट एंड ओशन रूट। ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम यहां पर करेंगे तो स्थल मार्ग से और समुद्र मार्ग से, जल मार्ग से। अब ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम ओशियन रूट की बात करेंगे, ओशन रूट से अगर आप यूरोप जाओगे, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूरोप जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हो सकते हैं। अभी अगर हम यूरोप जाते हैं तो एक तो हम जाएंगे, ये जो हमारा पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, रेड सी होते हुए एक हमारा उधर वाला एरिया है, जहां पर सीधा हम मेडिटेरियन सी में निकलेंगे। अभी की बात कर रहा हूं मैं, अभी अगर हम जाएंगे यहाँ पर ओशन रूट से तो, और दूसरा हम जाएंगे अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से को किस से। तो ध्यान रखना है कि अगर हम अभी के व्यापार की बात करते हैं, मतलब कि लेटर मॉडर्न एज के अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर पर्सियन गल्फ, मतलब हमें सीधा यहाँ से निकलना है
मेडिटेरियन सी, अभी हम अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से से नहीं जाएंगे, उसकी डिस्कवरी बाद में होगी, उस ट्रेड रूट की डिस्कवरी बाद में होगी। ये ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप वहां से पता है कैसा मुंह बना के आओगे। तो ये जो आप मैप में आपने देखा होगा, ओमान, यमन, ये सब जो है, और बीच से हमने इजिप्ट के बीच से जो हम पास से जो निकलते हैं, जो रूट है हमारा, सीधा मेडिटेरियन सी में हम निकल जाते हैं। तो हम उस रास्ते से व्यापार करते थे यूरोप के साथ। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम ओशन रूट की बात करेंगे, जब हम सामुद्रिक मार्गों की बात करेंगे, तो ध्यान रखना वहां पर फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी। तो हमारे पास कुछ पोर्ट्स भी तो होने चाहिए, हमारे पास कुछ बंदरगाह भी तो होने चाहिए। तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी यहां पर ध्यान रखना है हमें, कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। जैसे गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह होते थे हमारे पास, जैसे भड़ौच, भड़ौच। एक और गुजरात में होता था हमारा, वो होता था बारबरिकम, बारबरिकम। देखो उससे नीचे आप आ जाओगे, ऐसे हम एक स्टेट वाइज हम देखते हैं चीजों को ना। कभी कभी यूपीएससी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ऊपर से नीचे तक अरेंज करना। गुजरात वाले पार्ट में हम आ जाएंगे तो हमारा भड़ौच आ जाएगा। उससे नीचे जब हम आ जाएंगे, नीचे महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे हम आते चलेंगे, तो ऊपर से नीचे तक हमारे कुछ पोर्ट्स होंगे इंपोर्टेंट, जिसे आप लिख सकते हो ऊपर से नीचे तक, जैसे कल्याण, कल्याण। फिर नीचे की ओर हम चले आएंगे, केरल वाला हिस्सा है, केरल से ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, वहां पर ऊपर से नीचे तक हमारा जो पोर्ट होगा वो होगा हमारा। कुछ नाम लिख सकते हो यहाँ पर जो कभी या एग्जाम में क्वेश्चन आ, जैसे टिंडिस, TINDIS, टिंडिस। मेरे पास है ये मैप, मेरे पास है, मैं आपके ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा, जिसमें पोर्ट्स के बारे में है। तो आप एक बार वहां से देख लेना, अभी सिर्फ यहाँ पर आप समझ लो। कुछ पोर्ट्स हैं वेस्टर्न पार्ट में, आपको पता है जो वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्ट है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो ये मालाबार कोस्ट पे कुछ इंपोर्टेंट पोर्ट्स हैं हमारे, जैसे टिंडिस, मुजरिस, नेल्सिंडा। ये मैप के रूप में है मेरे पास, मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कल्याण, चौल, टिंडिस, मुजरिस, नेल्सिंडा, भड़ौच, एक्सेट्रा। ये नीचे से केरल से लेकर और गुजरात तक। और अगर कोरोमंडल कोस्ट की बात करते हैं हम, मतलब तमिलनाडु कोस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो तमिलनाडु कोस्ट में कुछ इंपोर्टेंट पोर्ट्स होते थे। जैसे एक इंपोर्टेंट पोर्ट था हमारा अरिकामेडु, अरिकामेडु, पौंडीचेरी के पास। अरिकामेडु, ARIKAMEDU, अरिकामेडु। उसी तरह कावेरी रिवर के माउथ पे हमारा होता था एक पोस्ट, कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम। तो हमारे लिए अरिकामेडु बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि बहुत सारे जो रोमन ट्रेडर्स आते थे वो भारत में रहते भी थे, तो हमें अरिकामेडु से। हाँ जी, सर, ये अरिका मेडू जो है ये बंदरगाह है या रिवर है? बंदरगाह है, अरिकामेडु पोर्ट्स है। जी सर, ओके। है ना, पोर्ट है वो, बंदरगाह है।
मैंने दूसरा कहा कावेरी नदी के मुहाने पे कावेरी पत्तनम। तो हमारे लिए यहां इंपोर्टेंट है अरिकामेडु। तो अरिकामेडु के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि वहां से हमें एक रोमन बस्ती के अवशेष मिले हैं, रोमन सेटलमेंट, मतलब रोमन लोग वहां पर रहते होंगे। तो रोमन बस्ती के, रोमन सेटलमेंट के हमें एविडेंस मिले हैं, वहां पर अवशेष मिले हैं। हमें वहां से रोमन क्वाइंस के एविडेंस मिले हैं, रोमन सिक्के। तो ये सारे हमारे क्या हैं, पोर्ट्स हैं। मतलब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड्स। फॉरेन ट्रेड की बात करी हमने, फॉरेन ट्रेड हम किस तरह से करते हैं, स्थल मार्ग से करते हैं। तो स्थल मार्ग में पोर्ट्स की जरूरत नहीं है हमें। समुद्र मार्ग से हम करते हैं, तो समुद्र मार्ग है हमारा, उसमें पोर्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो व्यापार है, व्यापारिक जो आज भी बंदरगाह देखते हो आप, गुजरात से स्टार्ट करते हैं हम और नीचे होते हुए हम चले जाते हैं बंगाल तक, बंगाल तक। तो अब यहाँ पर रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, इस वजह से जो नीचे का हिस्सा, जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट का मतलब है केरल से लेके और गुजरात तक, तो वेस्टर्न पार्ट और कोरोमंडल कोस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं हम। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करते हैं वो सिर्फ रोमन डायनेस्टी की तरफ ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ रोमन साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार नहीं होता है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज के साथ भी हमारा व्यापार होता है। लेकिन जो हमारा फायदा सबसे ज्यादा होता है वो हमारा रोमन एम्पायर से होता था। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं यूपीएससी, कुछ भी एक वर्ड को चेंज कर देती है और फिर हम फंस जाते हैं वहां पर, कि हम अगर वहां पर ओनली वर्ड हो गया, वर्ड यूज हो गया कि हम केवल रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। हम सिर्फ रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार नहीं करते थे, और भी व्यापार में हमारा कई सारे पार्टनर होते थे, जैसे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज, चाइना के साथ भी हम व्यापार करते थे। तो हमारा अलग अलग जगह से व्यापार होता था, लेकिन हमारा जो व्यापार में प्रॉफिट होता था, जो फायदा होता था, वो सबसे ज्यादा रोमन एम्पायर के साथ व्यापार में फायदा होता था, क्योंकि हम वहीं से सबसे ज्यादा लग्जरियस आइटम को एक्सपोर्ट करते थे। ट्रेड के बारे में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना है। हमने यहाँ पर जो एक्सटर्नल ट्रेड होती थी, उस एक्सटर्नल ट्रेड में हमने मेडिएटर्स का भी रोल प्ले किया है, मध्यवर्ती की भी भूमिका निभाई है। मध्यवर्ती कैसे, जैसे कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो हमारे पास नहीं है, तो हम उसे कहीं से इंपोर्ट कर लेते थे और हम उसे फिर बाद में एक्सपोर्ट कर देते थे। जैसे सिल्क के कपड़े या सिल्क, जब हम बहुत ज्यादा डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते थे रोमन एम्पायर की, तो हम क्या करते थे, उसे चाइना से मंगाते थे और फिर उसे हम एक्सपोर्ट कर देते थे। तो हमने एक्सटर्नल ट्रेड में मेडिएटर्स का भी, मध्यस्थ की भी भूमिका निभाई है। इसके अलावा हम एशिया के कई सारे नेशन से हम स्पाइसेस को इंपोर्ट करते थे और फिर हम उसे दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट कर देते थे। तो मसालों के व्यापार में भी हमने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। तो एक चीज ध्यान रखना है, एक्सटर्नल ट्रेड में हमने अपना सामान तो दिया ही, हमने मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई, हमने मेडिएटर्स का भी रोल प्ले किया। तो इस तरह से क्या हुआ, भारत से हमने बहुत सारा निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट का जो सरप्लस हुआ, दो, एक तो हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल सरप्लस, मतलब खाने के बाद अगर हम कुछ बचा लेते हैं तो होता है हमारा एग्रीकल्चरल सरप्लस। व्यापार में हम ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं, मतलब हमने 100 रुपए का सामान यहां से भेजा और अगर हमने वहां से 50 रुपए का सामान मंगाया, या हमने
बहुत ही कम का सामान मंगाया, तो जो वैल्यू बच गई वो हो गई सरप्लस। तो ट्रेड सरप्लस जो था वो भारत के फेवर में था, भारत के पक्ष में था, व्यापार अधिशेष भारत के पक्ष में था। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें जो हमें और समझनी है, फिर हमारी इकोनॉमी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम हमारे पास 2 4 5 मिनट का बचा हुआ है। देखो, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उस काम को करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने राइट को भी सेफ रखना चाहते हैं, अधिकारों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो जब अपने अधिकारों को हमें सुरक्षित रखना है तो ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म होता है, संगठन बनते हैं। जैसे कृषि में लगे हुए लोग जो हैं उन्होंने अपना संगठन बनाया, व्यापार में लगे हुए जो लोग हैं उन्होंने अपना संगठन बनाया। इस समय हमें इस तरह के इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे श्रेष्ठी, जैसे निगम। सर एज ए दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स? नहीं, अभी प्रेशर ग्रुप की बात हम नहीं करते हैं यहाँ पर। अभी प्रेशर ग्रुप के रूप में वो नहीं है, सिर्फ अपने राइट को सेफ रखने के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। अभी प्रेशर ग्रुप की तरह वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अब मान लो कि कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर अकेले जाएंगे तो रास्ते में हो सकता है कहीं पर वो लुट जाएंगे। अगर वो एक साथ मिलके जाएंगे तो क्या होते थे, उनके अपने सोल्जर्स भी होते थे, उनके अपने सैनिक भी होते थे, ओके सर। है ना। तो क्या होगा, अपने राइट को, अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए और अपने आप को उन्होंने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइट कर दिया। जैसे निगम, श्रेष्ठी, सार्थवाह, एक्सेट्रा। अब ये जो, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, प्री में भी आए हैं और मेंस में भी आए हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे उन्हें बहुत सारी लिबर्टी मिली हुई थी। ये अपने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने क्वाइंस इशू करते थे। सर इनका नाम अपने दोबारा से बोल दीजिए। निगम, आज भी निगम है ना, कॉर्पोरेशन, निगम। जी। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, SHRESSTHI, श्रेष्ठी, SHRESSTHI, श्रेष्ठी। सार्थवाह, SARTHAWAH, सार्थवाह, एक्सेट्रा। जी सर। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बनने का रीजन क्या है, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना। और लोग अपने आप को अलग अलग इंडस्ट्री, लोहे का काम करने वाले अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सोना का काम करने वाले अलग ऑर्गेनाइजेशन, सब अपने आप को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइट कर रहे हैं और लोग उसके मेंबर बन रहे हैं। इनको बहुत लिबर्टी भी मिली हुई थी, स्वतंत्रता मिली हुई थी। जैसे इन अपने सिक्के चला सकते थे, ये अपने लोगों को डिसिप्लिन में भी रख सकते थे, उनको पनिशमेंट भी दे सकते थे, है ना। इस तरह के कई सारे इनके पास राइट भी होते थे। मतलब एक चीज ध्यान रखना है हमें यहाँ पर कि अगर कोई कॉरपोरेशन का कोई मेंबर है और उस कॉरपोरेशन के हेड ने उस मेंबर को पनिश कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि अब उस पनिशमेंट के अगेंस्ट राजा कुछ नहीं कर सकता है। उस पनिशमेंट के अगेंस्ट राजा भी कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इनके पास भी राइट था अपने मेंबर्स को पनिश करने का या अपने मेंबर्स को डिसिप्लिन में रखने का। ये लोग जब व्यापार करने के लिए जाते थे तो ध्यान रखना है कि इनके पास अपने सोल्जर्स होते थे, सेफ्टी पर्पस से। सेफ्टी पर्पस से इनके पास अपने सिपाही भी होते थे, सैनिक भी होते थे जो इनको सुरक्षा प्रदान करते थे। तो ये सारी चीजें ट्रेड, हाँ जी। सब लोगों के पास अपने ये थे सैनिक। लोगों, हाँ, ये लोग अपने अपने सोल्जर्स भी रखते थे, अपने सैनिक भी रखते थे, ताकि अगर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई इन्हें पीट दे, जी सर। तो उनकी सेफ्टी के लिए ये अपने सोल्जर्स भी रखते थे, सैनिक भी रखते थे।
तो ये इसके अलावा एक और दो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। इस समय कई तरह के कॉइन्स इशू किए गए हैं। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की वैरायटी जितनी यहां है उतनी किसी पीरियड में नहीं थी हिस्ट्री में। सिक्कों में जो विविधता है, हमने कई तरह के सिक्के यहां पर देखे। सिक्कों में विविधताएं, जैसे गोल्ड कॉइन आपने देखा ही है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, टिन, ब्रॉन्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई तरह के सिक्के हम लोगों ने यहाँ पर सुने हैं। तो सिक्कों में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, वेराइटी ऑफ क्वाइंस। जैसे कि एक दो नाम हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ क्वाइंस के नाम सुने, जैसे गोल्ड क्वाइन निस्क, NISHK निस्क, या NISK निस्क। निस्क क्या है? गोल्ड क्वाइन है। जैसे दिनार, दिनार क्या है? गोल्ड क्वाइन है। निस्क, दिनार। निस्क और दिनार क्या है? गोल्ड क्वाइन है। उसी तरह से सिल्वर क्वाइन की बात करते हैं तो हम सिल्वर क्वाइन में सतनाम, SATNAM, सतनाम, पूरन, PURAN, पूरन, एंड धरन, DHARAN, सतनाम, पूरन एंड धरन आर वर गोल्ड क्वाइंस, सॉरी सिल्वर क्वाइंस। तो निस्क और दिनार गोल्ड क्वाइन है, सतनाम, पूरन और धरन सिल्वर क्वाइन है। और कॉपर क्वाइन, एक खास तरह के कॉपर क्वाइन होते थे जिसे हम कहते थे काकेनी, KAKENI, काकेनी वॉज कॉपर क्वाइन। सर जो शीशे के सिक्के थे उसका कोई नाम नहीं था? नहीं, उसका नाम नहीं था कुछ, उसका नाम हमें नहीं मिलता है। तो सिक्कों में क्या है? यहाँ पर विविधताएं हैं। देखो, ये सिक्कों ने व्यापार को प्रमोट किया है, क्योंकि व्यापार में आप, अगर व्यापार के दो ही माध्यम है, या तो आप वहां पर कॉइन्स यूज करते हो या वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते हो। ठीक है, हम इस क्लास को थोड़ा सा फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम फिर से यहाँ पर थोड़ी सी चीज बची हुई है, उसके साथ हम इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। बोल रहा, नीरज भाई कहाँ हो? नीरज भाई, सर आ गए।